आइए अब अपने मॉड्यूल 1 के टॉपिक 3 इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि प्रीवियस मॉड्यूल में और टॉपिक में हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट दे सकता है, वो ये है कि हाउ मच सिक्योरिटी इज़ इनफ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और यही वो क्वेश्चन है जिसकी बुनियाद पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम रन होता है। और जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड मुख्तलिफ है। स्कूल के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी डिफरेंट होगी, एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सेल के लिए डिफरेंट होगी, एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के लिए डिफरेंट होगी। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन और नीड मुख्तलिफ होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें, कैसे अलाइन करें अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम को विद आवर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, ये डिस्कस करने के लिए हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें अगर हम सबसे पहले रिस्क की बात करें तो रिस्क जो है इसको आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जी क्या पॉसिबिलिटी है कि एक अटैक होगा और उस अटैक से हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक थ्रेट की मटेरियलाइज होने की पॉसिबिलिटी क्या है और उस पॉसिबिलिटी के रिज़ल्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान कितना होगा, तो इसको हम रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस कहेंगे। और जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि द कम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसको हम रिस्क कहते हैं। और रिस्क को हम एड्रेस कैसे करते हैं, उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ ये है कि हम उसे मिटिगेट करेंगे थ्रू अप्लाइंग सर्टेन कंट्रोल्स। और आगे जाके हम इन कंट्रोल्स को थोड़े डिटेल में देखेंगे कि ये कंट्रोल्स या इसको अदर लफ्ज़ों में हम सेफ गार्ड्स भी कहते हैं, ये क्या है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ अभी मैंने इसको वर्ड को यूज़ भी किया, थ्रेट। थ्रेट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो थ्रेट इज़ anything that is capable of acting against an asset in a manner that can result in harm। मतलब क्या हुआ कि कोई भी शय, कोई भी इवेंट की जिसकी वजह से हमारे एसेट को अगर नुकसान होता है तो हमारे एसेट के लिए वो इवेंट थ्रेट कंसिडर होगा। एसेट क्या है? कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल चीज़, शय कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू रखती हो और इन एसेट्स के अंदर लोग भी इन्वॉल्व हैं, मतलब ऐसे क्रिटिकल लोग कि जिनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, कोई स्पेशलाइज्ड डोमेन के लोग हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर सकेगी। फाइनेंसेस ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेसेस को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एंड रेपुटेशन, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ही लूज़ हो जाती है तो कोई भी क्लाइंट कस्टमर जो है उसके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं करेगा। फिर अगली डेफिनेशन जो है वर्नेबिलिटी की है। वर्नेबिलिटी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वर्नेबिलिटी का मतलब बहुत आसान है कि मतलब वीकनेस, कि हर एसेट के अंदर कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होगी और इसी वीकनेस को एक थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, यानी कि इसी वीकनेस के अगेंस्ट हमारे एसेट को थ्रेट होता है। अगर हमारे एसेट में वीकनेस ही ना हो, वर्नेबिलिटी ही ना हो, तो हमारे जो एसेट है उसके अगेंस्ट कोई भी थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रियलिस्टिकली दुनिया के जो रूल्स हैं उसमें कोई भी चीज़ जो बनती है, क्रिएट होती है दुनिया में, उसमें लाजमी कोई ना कोई वर्नेबिलिटी ज़रूर होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई विषय ऐसी मौजूद है कि जिसके अंदर वर्नेबिलिटी ही ना हो। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल लगाने से पहले, कोई सेफ गार्ड लगाने से पहले का जो रिस्क होगा, यानी अभी हमने कोई भी सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन नहीं लगाया एसेट पे, तो उसका जो इनहेरेंट जिसका जो रिस्क है इस टाइम पे जो कैलकुलेट होगा उसको हम इनहेरेंट रिस्क कहेंगे। अच्छा, जब हम कंट्रोल या सेफ गार्ड लगा लेंगे तो उसके बाद जो रिस्क कैलकुलेट होगा अगेन उसको हम रेजिडुअल रिस्क करेंगे, यानी जो बाकी रह गया रिस्क,
ठीक है, हम सेफ गार्ड लगाने के बाद जो रिस्क हमारा रह जाएगा उसको हम रेजिडुअल रिस्क कहेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि हमारा जो रेजिडुअल रिस्क है दैट शुड ऑलवेज बी लोअर देन आर एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, और एक्सेप्टेबल लेवल रिस्क का कौन डिसाइड करेगा? सीनियर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशरीज हैं। तो स्टेक होल्डर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं वो वैल्यूएबल होती हैं, और वो इसलिए वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव सर्वर्स हैं, उसमें डेटा सेंटर है, उसके अंदर हमने आईटी का बहुत एक्सपेंसिव और टॉप ऑफ द क्लास ह्यूमन रिसोर्स हायर किया हुआ है, डेवलपर्स हैं, पेटेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सब एसेट्स हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत वैल्यूबल हैं। अब स्टेक होल्डर्स को ये मालूम है कि एसेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट थ्रेट्स हैं, और ये थ्रेट्स जो हैं वो विल विश टू अब्यूज़ और मे डैमेज आर एसेट्स। थ्रेट एजेंट्स कौन होंगे? थ्रेट एजेंट्स वो होंगे जो इन थ्रेट्स को के पीछे मोटिवेशन है। ठीक है, और आगे जाके हम इन थ्रेट एजेंट्स की बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, थ्रेट्स को भी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो थ्रेट एजेंट्स जो हैं, यानी जो मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए एक थ्रेट एजेंट उसका कंपेटिटर सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, और उसका इंटरेस्ट क्या होगा कि अगर इस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कोई बहुत ही नीश किस्म की प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बड़ी डिमांड है और वो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो एक रोग कंपेटिटर जो है वो क्या कर सकता है कि वो चाहेगा कि उसका सोर्स कोड स्टील करे। अब वो बहुत से तरीक़ों से हो सकता है। वो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को ब्राइब करने की कोशिश करे, जो डेवलपर्स हैं उनको हाई सैलरी के ऊपर हायर करने की कोशिश करे, या उनका सोर्स कोड को स्टील करने की कोशिश करें। तो इस केस में हमारा थ्रेट एजेंट वो सॉफ्टवेयर हाउस है जिसकी वो मोटिवेशन है टू गेट द सॉफ्टवेयर। और थ्रेट क्या होगा कि ये जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ को हायर सैलरी के ऊपर हायर करने की कोशिश करे, उन्हें बेनिफिट्स दे, और उसके अलावा वो ये कर सकते हैं कि कोई टेक्निकल वर्नेबिलिटी फाइंड करें उनके सर्वर्स के ऊपर जहाँ पे सॉफ्टवेयर होस्टेड है, और वहाँ से वो इस सोर्स कोड को उठा लें। तो ये जो हैं ये थ्रेट्स हैं, ये वीकनेसेस की बेस पे थ्रेट्स हैं जो कि उस एसेट को हो सकते हैं। तो थ्रेट एजेंट्स जो हैं दे गिव राइज टू थ्रेट्स टू एसेट्स। अब थ्रेट्स जो हैं जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि वर्नेबिलिटीज़ को यानी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। और वीकनेसेस क्या हैं? जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि हाई टर्नओवर जो है वो एक नीश सॉफ्टवेयर हाउस जिसके अंदर पेटेंट सॉफ्टवेयर्स हों उसके लिए बहुत हाई रिस्क होता है। तो उस केस के अंदर उसकी वर्नेबिलिटी जो है वो हाई टर्नओवर रेट है, डेवलपर्स हैं, हालांकि वो डेवलपर्स ही वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी के लिए वो वर्नेबिलिटी भी है। तो इसीलिए हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके किसी भी एसेट के अगेंस्ट कोई वर्नेबिलिटी ना हो, हमेशा वर्नेबिलिटी ज़रूर होगी। तो थ्रेट्स जो होते हैं दे एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज़ लीडिंग टू रिस्क टू एसेट। और दूसरे तरीके में थ्रेट्स जो हैं दे कैन इंक्रीज द रिस्क टू एसेट्स। ठीक है, यानी एक के अंदर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं डायरेक्ट वर्नेबिलिटी को, और दूसरे केस में थ्रेट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन एक लेमैन एग्जांपल ये होगी कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपने हेलमेट पहन लिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक कंट्रोल लगा लिया है, आपने नी कैप्स भी पहन ली हैं, आपने जो है एल्बो को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आपने हेलमेट भी पहन लिया है। अब फॉर एग्जांपल बारिश शुरू हो जाती है, तो ये बारिश जो है ये डायरेक्टली आपकी वर्नेबिलिटी पे
या एसेट पे असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जो है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थ्रेट्स जो हैं वो इन दो टाइप्स के हो सकते हैं। फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इम्पोज करना चाहेंगे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स को हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि काउंटर मेजर्स, सेफ गार्ड्स। और स्टेक होल्डर्स may be aware of the vulnerabilities and therefore they want to impose the controls. ये controls जो हैं, because the stakeholders wish to minimize the risk, तो ये स्टेक होल्डर्स जो हैं ये जो कंट्रोल्स लगाएंगे, दिस विल बी टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो इन कंट्रोल्स में है वो ये है कि कंट्रोल, जब भी आप कोई कंट्रोल लगाते हैं, यानी आप फायरवॉल लगा रहे हैं, आईडीएस लगा रहे हैं या आईपीएस लगा रहे हैं, या आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा रहे हैं, तो कंट्रोल्स जो हैं उनके अंदर भी इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, उनके अंदर अपनी वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। वो क्या है एग्जांपल? उसकी एग्जांपल ये है कि हमने बहुत एक्सपेंसिव फायरवॉल तो लगा लिया, लेकिन हमने उस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर सही तरीके से नहीं किया, तो मिसकॉन्फ़िगरेशन जो है वो उस फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और इस वल्नरेबिलिटी को वी विल हैव टू implement another control, फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू जैसा कंट्रोल जो है वो हम अप्लाई करेंगे, कि जिसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आके उन कंट्रोल्स को रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्या ये कंट्रोल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर भी रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये पूरी, मैंने आपको एक किस्म की एक स्टोरी इन शॉर्ट सुना दी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक होल्डर्स क्या हैं, रिस्क क्या होता है, एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से हम कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, और फिर उन कंट्रोल्स को भी हमें सेफ गार्ड करना होता है। अब हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं कि एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट है लैपटॉप। अब इसको बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि दो किस्म के थ्रेट्स हैं। हमारा ये लैपटॉप जो है दैट कैन बी स्टोलन, नंबर वन, एंड सेकंड इट कैन बी इम्पर्सनेटेड। इम्पर्सनेटेड का मतलब क्या होगा इस केस में? इम्पर्सनेटेड ये होगा कि मेरा लैपटॉप फॉर एग्जांपल कहीं पे पड़ा हुआ है और मैंने स्क्रीन को अनलॉक नहीं किया है, इट्स देयर, या अनलॉक कर भी दिया है और उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, वो इतना वीक है, या मैंने अपने वर्क स्टेशन के ऊपर ही पासवर्ड चिपकाया हुआ है येलो स्टिकी नोट के ऊपर। तो कोई भी शख्स अगर उस लैपटॉप पे बैठ के मेरे क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन होता है और कोई एक्टिविटी ऐसी करता है कि जो एक्टिविटी एक साइबर अटैक या थ्रेट कंसिडर होगी, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसकी आइडेंटिटी उस बंदे ने इम्पर्सनेट किया है। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप मेरी एक किस्म की एक्सटेंडेड आइडेंटिटी है इन द डिजिटल स्पेस। तो इसलिए ये दो रिस्क जो हैं हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये दो थ्रेट्स हैं जो मटेरियलाइज हो सकते हैं अगेंस्ट द एसेट। अब इनके अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी क्या है? थेफ्ट कब होगा? व्हेन द डिवाइस इज लेफ्ट अनअटेंडेड। इम्पर्सनेशन कब होगी? कि व्हेन आई हैव अ वीक पासवर्ड और लॉस ऑफ आईडी क्रेडेंशियल्स, समबडी हैज गॉट माय आईडी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और इन तीनों वल्नरेबिलिटीज़ को हमें एड्रेस करने के लिए कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, और वो कंट्रोल्स इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। वो कंट्रोल्स हम इस एग्जांपल में देखते हैं क्या हो सकते हैं। अनअटेंडेड डिवाइस जो है, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो हम एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं व्हेन वी आर गिविंग देम दी जो हम एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं व्हेन वी आर गिविंग देम एन एसेट। साथ ही में उसके हम एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी देते हैं कि आपने इस हार्डवेयर को, इस एसेट को यूज़ कैसे करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो उसमें एक जो सेक्शन है वो ये हो सकता है कि यू विल नॉट लीव इट अनअटेंडेड। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऑफिस रूम्स एंड फैसिलिटीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे ओपन स्पेसेस, वर्क स्पेसेस होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के बूथ्स नहीं होते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को उनके इंडिविजुअल रूम्स या बूथ्स प्रोवाइड करें जिनको वो लॉक करके जाएं,
तो अगर वो लैपटॉप छोड़ के भी कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी मीटिंग को पे जा रहे हैं या किसी और काम के लिए, या फॉर द सेक कि वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम ही जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो अपना लैपटॉप जो है वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में छोड़ के जाएं, लॉक करके जाएं, या सीसीटीवी कैमरास आप लगा सकते हैं। अनअटेंडेड यूज़र इक्विपमेंट की जो पॉलिसी है वो आप इसको दे सकते हैं अलग से बना के। दूसरा जो इम्पर्सनेशन है उसके अगेंस्ट जो वनरेबिलिटीज़ थी, वीक पासवर्ड, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, सबको बताएंगे कि जनाब आपने पासवर्ड रखना है और इट मस्ट मीट दीज क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आप इन्फोर्स भी कर सकते हैं अपनी अपने मतलब सॉफ्टवेयर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू के यूज़र्स जो हैं वीक पासवर्ड्स ना रखें। रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, अब लॉस ऑफ आईडी क्रेडेंशियल्स जो हैं अब वो हो गई तो ऑब्वियसली एम्प्लॉई को रिपोर्ट करना चाहिए कि जनाब मेरे क्रेडेंशियल्स लूज़ हो गए हैं, एंड उसके लिए आई वांट टू रिक्वेस्ट कि मेरे पासवर्ड रीसेट हो जाए। तो उस केस के अंदर भी जो सपोर्ट टीम है वो पहले से अवेयर होगी और इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये जनरल हमने एक एग्जांपल देखी कि सिर्फ एक एसेट जो है उसको किस किस्म का सिनेरियो दरकार हो सकता है इन केस ऑफ थ्रेट्स। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा रिस्क की डेफिनेशन को डिटेल में। जैसे हमने पहले बात की थी कि रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ थ्रेट बीइंग मटेरियलाइज्ड एंड द इम्पैक्ट जो कि उस थ्रेट के मटेरियलाइज होने से हमें नुकसान होगा। थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी जो है ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड। इस प्रोबेबिलिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द इम्पैक्ट, यानी जो नुकसान हमारे एसेट को हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट, तो हमारे पास रिस्क जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं कि जो हमारा थ्रेट था उसको मटेरियलाइज करने के लिए स्किल कितनी रिक्वायर्ड है, क्या वो बड़े आराम से वो अटैक हो सकता है या उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, मोटिव क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्या है उसको मटेरियलाइज करने में थ्रेट एजेंट के लिए, और कैपेबिलिटी क्या चाहिए होगी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक एसेट है जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है और जो थ्रेट मटेरियलाइज उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि वो हो सकता है, उस थ्रेट को मटेरियलाइज करने में ही थ्रेट एजेंट को 15 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, तो वो कभी भी उस थ्रेट को मटेरियलाइज नहीं करेगा क्योंकि वो नुकसान उसी का है उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम देखते हैं और इसकी बेस पे हम थ्रेट को वेट करते हैं। फिर हमारे पास वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी में हम देखेंगे कि जी जो हमारे एसेट की वल्नरेबिलिटी है, इज़ इट वेल नोन, ईजिली नेट के ऊपर उसके ऊपर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, या वो वल्नरेबिलिटी जो है वो उसके बारे में कोई भी ऑनलाइन नहीं जानता, एक्सप्लॉइट उसके ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस उसके बारे में लोगों को नहीं है, डिटेक्शन जो है उस वल्नरेबिलिटी की, यानी कि आपके एसेट में वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ की डिटेक्शन जो है वो कितनी आसानी से हो सकती है। अब ये मैं आपको इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देता चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा एक वेब सर्वर डिप्लॉयड है जो कि पब्लिक फेसिंग है। तो नॉर्मली एक हैकर क्या करेगा कि सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो वेब सर्वर है इसके बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, और ये वेब सर्वर जो है ये किस वर्जन का और किस वेंडर का है। जैसे IIS एक वेब सर्वर है, अपाची एक वेब सर्वर है, इसी तरीके से और बेतहाशा वेब सर्वर्स हैं जो कि नॉर्मली डिप्लॉय हुए होते हैं। तो अगर तो उसको ये मालूम हो जाता है कि ये वेब सर्वर का वर्जन कौन सा है, इसकी मेक क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर ये रन हो रहा है वो कौन सा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सप्लॉइट्स को ढूंढना, वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको हाइड किया हुआ है और कोई भी हैकर स्कैन करके ये नहीं मालूम कर सकता कि बैकएंड पे मेरा कौन सा सर्वर है जो रन हो रहा है और उसके बैकएंड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे होस्टेड है, तो इस केस के अंदर उसको
उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कोई भी अटैक, सक्सेसफुल अटैक जो है वो मेरे सर्वर के ऊपर लॉन्च कर सके। तो इसलिए ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के ज़रिए हम प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ थ्रेट गेटिंग मटेरियलाइज्ड। इसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इम्पैक्ट जो है ये डिपेंड करता है एसेट के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के ऊपर। नॉर्मली इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो क्रिटिकल एसेट्स होते हैं उनके इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, और जो नॉन क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको हम, डिजिटल एसेट्स को हम 3 वेरिएबल्स में डिफाइन कर सकते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को व्यू ना कर सके। तो अगर तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो हमारे एसेट को क्या नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से क्या नुकसान है। अगर इंटेग्रिटी, कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सिस्टम को लेते हैं, उसके अंदर बैंक रिकॉर्ड्स हैं, लोगों के अकाउंट्स हैं, पैसों का रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर एक हैकर जो चेंजेस कर लेता है तो उससे बैंक को कितना नुकसान होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अ रिकॉर्ड या ऑफ अ सिस्टम, जैसे कि अगर कोई कंपनी है जिसका ई कॉमर्स का बिज़नेस है और उसकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर वो अपने पूरा बिज़नेस रन कर रहे हैं, अगर वो वेबसाइट ही डाउन हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को पर आवर पर मिनट कितना लॉस होगा। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनकी ऑलरेडी जो सेल्स की रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि लास्ट कल के दिन में उन्होंने कितना किया, पिछले 30 दिनों में कितना किया, लास्ट 60 ईयर्स में कितना बिजनेस किया है। अब लास्ट 60 ईयर्स का पर डे एवरेज ले लें तो वो आपका पर डे लॉस आ जाएगा अगर आपका एक दिन के लिए सिस्टम क्रैश होता है। लेकिन सिर्फ ये फाइनेंशियल लॉस नहीं है, इसके अलावा जो इससे ज़्यादा बड़ा लॉस है वो आपका रेपुटेशन लॉस होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉस भी हम देखेंगे, रेपुटेशन लॉस भी देखेंगे। नॉन कंप्लाइंस क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन बॉडी है और वो रेगुलेशन बॉडी ने कोई आपको रेगुलेशन दी हुई है जो आप पे अप्लाई होती है और आप उसके साथ नॉन कंप्लाइंस में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट, तो उस केस के अंदर भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ेंगे। तो ये नॉन कंप्लाइंस की एग्जांपल होगी। प्राइवेसी, लोगों का डाटा ब्रीच हो जाता है और उसकी वजह से लीगल इश्यूज आ सकते हैं एंड और भी लीगल। तो इस तरीके से हम किसी भी एक एसेट के अगेंस्ट रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि हमें ये पता हो कि हमारे एसेट्स के ऊपर अगर थ्रेट मटेरियलाइज होता है तो हमें नुकसान कितना होगा। तो रिस्क को हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें ये एहसास हो और इस चीज़ को हम अपनी टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकें, ना सिर्फ बेस्ड ऑन आवर जजमेंट्स बट एक्चुअल वर्किंग की बेस पे, कि अगर तो हमारा एक साइबर अटैक लॉन्च होता है, एक थ्रेट मटेरियलाइज होता है, तो हमारी कंपनी को नुकसान कितना होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक रिस्क कैलकुलेट किया जिससे हमें 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मैनेजमेंट के सामने जब मैं ये प्रोपोजिशन लेके जाऊंगा कि जी देखें, अगर ये मटेरियलाइज होता है रिस्क जिसके अगेंस्ट हम वनरेबल हैं और हमें 20 लाख का नुकसान हो रहा है, एंड इफ़ वी अप्लाई कंट्रोल या एक काउंटर मेजर जिस पे हमारा टोटल एक्सपेंस 1 लाख रुपए का है और वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सिक्योर कर रही है 20 लाख रुपए को, तो हमारे लिए आसान होगा, मैनेजमेंट के लिए भी आसान होगा एक अच्छा बिजनेस डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क को कैलकुलेट करे और उन रिस्क को प्रेजेंट करे टू द एग्जीक्यूटिव्स एंड टू द हायर मैनेजमेंट, ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन ले, उसके अगेंस्ट बजट से अप्रूव हो। अब मैंने आपके लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल जो है एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की है, और एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें थ्रेट एजेंट्स जो हैं उसके यूज़र्स हो सकते हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल इंट्रूडर्स, मलिशियस इंसाइडर्स, मलिशियस कोड, ये लोग हो सकते हैं, यूज़र्स हैं, तो ये हमारे थ्रेट एजेंट्स हैं। और थ्रेट्स जो मटेरियलाइज हो सकते हैं, ये थ्रेट एजेंट्स जो कर सकते हैं वो यहाँ पे से यूज़र जो है वो दे कैन ईज ड्रॉप एंड इंटरसेप्ट डेटा। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र सिस्टम इंट्रूजन कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। मलिशियस इंसाइडर जो है वो अनचेक डेटा ऑल्ट्रेशन कर सकता है, यानी इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक होगा। तो फिर इन थ्रेट्स के अगेंस्ट हमने वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, जैसे ईज ड्रॉपिंग क्या है कि जी नेटवर्क के अंदर से क्या डेटा जा रहा है, या वाईफाई के जो ट्रैफिक है उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है उसको कोई इंटरसेप्ट कर रहा हो। तो उस केस के अंदर जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो क्या है, लैक ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन लीडिंग इनटू द इंटरसेप्शन ऑफ अनइनक्रिप्टेड डेटा। तो इसको फिर हमने इम्पैक्ट यानी कि CIA का स्कोर दिया हुआ है और लाइकलीहुड का स्कोर दिया हुआ है, और उसका प्रोडक्ट हमारे पास रिस्क है। ठीक है, और हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है। तो ये जनरली सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगेंस्ट आवर सिंगल एसेट विच इज़ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम वी हैव आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ थ्रेट एजेंट्स, नंबर ऑफ थ्रेट एक्शंस रेलेवेंट टू दोज थ्रेट एजेंट्स, और फिर उनके अगेंस्ट वल्नरेबिलिटीज़, और फिर हमने इम्पैक्ट ऑफ स्कोर कैलकुलेट किया है, लाइकलीहुड का स्कोर कैलकुलेट किया है। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे कि कैसे किया है, ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर इसी तरीके से हम करते हैं। हमारे पास रिस्क स्कोर आ जाता है, और फिर एंड में नीचे देखें हमारे पास टोटल रिस्क जो है उसका स्कोर आ जाता है। फिर हम इसी हॉस्पिटल के बाकी डिजिटल एसेट्स को भी स्कोर कर लेते हैं। जैसे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने स्कोर कर लिया था, और फिर हमने उसके बाद कार्डियो रिसर्च सेंटर, HR, ईमेल सर्वर, इमेजिंग सर्वर्स, इनका भी स्कोर लिया अलग से, और फिर हमने अगेंस्ट ईच रिस्क सिनेरियो एक सेपरेट स्कोर कैलकुलेट किया। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी नेटवर्क ट्रांसमिशन को इनक्रिप्ट ना करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस वल्नरेबिलिटी की वजह से टोटल रिस्क स्कोर कितना है, 59। और लेट्स से हमारी टॉप मैनेजमेंट कहती है कि आपका एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल जो है वो 30 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं जब तक कि ये रिस्क स्कोर 30 तक नहीं आ जाता। तो अब हम उस सवाल की तरफ जा रहे हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था कि हाउ मच सिक्योरिटी इज़ इनफ। और हमारे पास देखें, एक तरफ कॉस्ट है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास लेवल ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कंट्रोल्स या सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो एक लीनियर है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे हमारे कंट्रोल्स अप्लाई करते चले जा रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हम साथ में ये देख रहे हैं कि जैसे हम कंट्रोल्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो लॉसेस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मैंने जैसे पहले एग्जांपल आपको दी कि 20 लाख का नुकसान था, उसके लिए हमने 1 लाख का कंट्रोल लगाया है। अब ठीक है, हमने 20 लाख तो बचाए हैं, लेकिन 1 लाख इन्वेस्ट भी तो किए हैं। तो ऑप्टिमल रिस्क असेसमेंट क्या होगी? ऑप्टिमल रिस्क असेसमेंट जो है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगी, यानी कि इतने कंट्रोल्स आप अप्लाई करें कि जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इस पॉइंट से फर्दर आगे ना जाए कंट्रोल की। अगर आपकी कॉस्ट इस ऑप्टिमल पॉइंट से आगे गई तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज़ ग्रेटर देन द सेविंग्स दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ अप्लाइंग दोज कंट्रोल्स। ठीक है, तो यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हमारी कॉस्ट बढ़ गई है और उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमने कभी भी इस पॉइंट से आगे नहीं जाना। और इस रिस्क की डेफिनेशन के अंदर हम ये कहेंगे कि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम वो भी इसी पॉइंट के ऊपर है। इससे कम पे जाएंगे तो भी हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और इससे हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारी कॉस्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बढ़ रही है। ठीक है,
तो इसलिए जब हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो देन वी कैन डिसाइड कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट कैन बी डेवलप्ड या इम्प्लीमेंटेड एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन के जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का रोल हम देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम है। तो हम प्लान का फेज़ होता है, इसमें हम इस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, डेवलप रिस्क ट्रीटमेंट प्लान यानी हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं और हमारा एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल क्या है। फिर डू के अंदर हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक के फेज़ में हम इन कंट्रोल्स को जो हमने एज अ रिस्क ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन में, इन कंट्रोल्स को हम गेज करते हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये कंट्रोल्स अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी जिस मकसद के लिए मैंने उस कंट्रोल को लगाया था, क्या वो कंट्रोल मुझे वो मकसद प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहा है। और फिर फाइनली अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसे फर्दर चेंज कर सकते हैं या उसी तरह रहने देते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्ली हम या तो कोई दूसरा कंपनसेटरी कंट्रोल लगाएंगे या कॉन्फ़िगरेशंस को इम्प्रूव करेंगे। किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो कंट्रोल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना शुरू करे इन रिलेशन टू द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो हमने इस मॉड्यूल में, इस टॉपिक में आपको इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की एक ओवरऑल इम्पॉर्टेंस बताई है और ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के अंदर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का जो रोल है वो आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये इससे आपको नई इंसाइट मिलेगी। आपको मज़ीद इसको अगर एक्सप्लोर करना हो तो इसाका की एक ट्रेनिंग है अलग से सी रिस्क, और सी रिस्क की जो ट्रेनिंग है उसका कंटेंट भी इसाका की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल सकता है। उसके मैनुअल को ज़रूर पढ़ें, कंटेंट को देखें और वहाँ से आपकी नॉलेज मज़ीद बढ़ सकती है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अटैक एंड थ्रेट वेक्टर्स को देखना है।